दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर में आपका स्वागत है। हम लोग पीआईबी न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें एक नेशनल स्तर का संस्थान है जो चर्चा में बना हुआ है। ये पूछ सकता है कि नेशनल जीन बैंक की स्थापना कब हुआ, कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना 1996 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे ये कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नाम क्या है? नेशनल जीन बैंक। स्थापना कब हुई? 1996 में हुई। किसके लिए है? तो नाम से ही पता चल रहा होगा। ये जीन जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं, उनके सीड्स, उनके बीजों को प्रिजर्व करने के लिए ये काम करता है। तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बीजों को संरक्षित करने के लिए 1996 में नेशनल जीन बैंक की स्थापना दिल्ली में की गई है। इससे फ्यूचर जनरेशन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अंतर्गत 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन यानी 10 लाख जर्म प्लाज्म के बारे में संरक्षण की कैपेसिटी को डेवलप किया गया है। यानी कि नेशनल जीन बैंक के पास 10 लाख जर्म प्लाज्म के बारे में संरक्षण की कैपेसिटी है, जो कि बीजों के फॉर्म में यहाँ संरक्षित किया गया है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो 4.52 लाख, ये डेटा आपको ध्यान रखना चाहिए, 4.52 लाख बीजों का संरक्षण किया जा चुका है, जिनमें से 2.7 लाख इसमें इंडियन जर्म प्लाज्म हैं। बाकी विश्व के विभिन्न देशों के जर्म प्लाज्म को इंपोर्ट किया गया है और यहाँ पर संरक्षित किया गया है। तो ये आपको पता चल गया होगा। अगर इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जाए कि बताइए नेशनल जीन बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, दिल्ली में है। इसमें जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इन सीटू स्वस्थाने व एक्स सीटू पर स्थाने, दोनों स्थान पे जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन किया जाता है। इसके 10 रीजनल स्टेशन पूरे देश में फैले हुए हैं। तो प्रीलिम्स के लिए जितनी इम्पोर्टेंट जानकारी थी नेशनल जीन बैंक से रिलेटेड, वो हमने आपको बता दी है। इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में आपको राइट डाउन कर लेना चाहिए। अगला एक संस्था पीआईबी में आए दिन न्यूज में बना रहता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम आप लोग जानते हो, जीएसआई। जीएसआई की फुल फॉर्म क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब प्रश्न यही उठता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो एक खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1851 में हुई थी और 1851 में ब्रिटिश काल में हो रही है। तो यहाँ कुछ कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ रहा होगा। अगर आप कोलकाता सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं। 1851 में जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में ही स्थापित किया गया था। ये एक प्रकार का प्रीमियर जियो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर पूछा जाए है क्या, तो जियो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। अब इस चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि यह 75वीं जो स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई गई है, उसके द्वारा जो तिरंगा हमारा झंडा है उसको फहराया गया। तो इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ था। तो हमने इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उठा लिया है। अगला आपका न्यूज में जो बना हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। ये मैचिंग में भी सुमेलित करवा सकता है, जिसका नाम दोस्तों डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है। इसी को हिंदी में कहा जाए तो रक्षा जियो इन्फॉर्मेटिक्स अनुसंधान प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है चंडीगढ़ में। डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ में
स्थित है, तो ये आपका पूछ लेगा। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। उसी की एक प्रकार की लेबोरेटरी है। तो ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जिसकी स्थापना 1958 में होती है, उसी के अंतर्गत यह काम करता है। इसके अंतर्गत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती हैं उनका कैसे यूज किया जाए, तो उसके अंतर्गत यह काम करता है। और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा है उसकी दिशा में भी ये एक प्रकार का संस्थान है। अगला, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल यही पूछेगा कि बताइए डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये चंडीगढ़ में स्थित है। अगला, इसमें एक फिर संस्था चर्चा में बनी हुई है, ये भी आपकी पूछी जा सकती है, डिफेंस से रिलेटेड ये भी है, जिसका नाम है, तो दोस्तों डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च पूछे कहाँ स्थित है, तो दोस्तों डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च, इसे हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड में है वहाँ पर स्थापित किया गया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। आगे आते हैं, अगला देखते हैं जो चर्चा में बना हुआ है, ये वही है हल्द्वानी वाला जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगला यहाँ इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा डिहार, इसी को DIHAR के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा एक अभियान चलाया गया, एक अभियान का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या दोस्तों है, टांगला पास। तो पहले पूछेगा कि टांगला पास है कहाँ, तो ये लेह लद्दाख में टांगला पास स्थित है। लेह लद्दाख में टांगला पास स्थित है, जो कि लेह को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। किसको, लेह को हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है वहाँ है, और हिमाचल प्रदेश को लेह से कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है उसी को टांगला दर्रा के नाम से जाना जाता है। और यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो कि 17,480 फीट की ऊंचाई पर। हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो जो ये टांगला दर्रे की बात कर रहे थे, लेह लद्दाख में स्थित है, जो कि लेह को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, और 17,480 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। और जो डिहार है, इसी के द्वारा डिहार के द्वारा ही जो DRDO के अंतर्गत ये भी आता है। इसके अंतर्गत एक कहा जाए क्योन तसो लेक, जो कि चांगथांग घाटी में स्थित है, चांगथांग घाटी में स्थित है, वहाँ पर भी एक अभियान का आयोजन किया गया। क्योन तसो लेक में DIHAR के द्वारा एक और अभियान का संचालन किया गया, जिसका नाम क्या है, यानी क्योन तसो लेक में 16,437 फीट की ऊंचाई में ये चांगथांग वैली स्थित है, लद्दाख में है, और ये चाइना के साथ बॉर्डर बनाती है। तो ये दूसरा आपका पूछ लेगा कि क्योन तसो लेक कहाँ स्थित है, या चांगथांग वैली कहाँ स्थित है, तो ये भी लद्दाख में ही स्थित है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आपकी यहाँ डिहार बता रहे थे, इसकी फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए, डिहार की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों डिहार की फुल फॉर्म क्या है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो डिहार की फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। फुल फॉर्म क्या है डिहार की, तो DIHAR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के नाम से इसे जाना जाता है, जो किसके अंतर्गत आता है, DRDO के अंतर्गत आता है। DRDO बता ही चुके हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। अगला कंटिन्यू करते हैं, अगले पे आ जाइए कि यहाँ पर कुछ जॉइंट एक्सरसाइज भारत और विश्व के कुछ देशों के द्वारा हुई हैं। PIB में थी तो हमने उसका कलेक्शन कर लिया है। तो इसमें एक कोंकण, इसी को कोंकण एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता। कोंकण एक्सरसाइज 2021 12 अगस्त से शुरू हुई है, और ये
किसके बीच हुई है? तो ये जो कोंकण एक्सरसाइज होती है ये भारत व ब्रिटेन की सेना के बीच होती है, भारत एंड ब्रिटेन या यूके के बीच होती है। तो कोंकण पूछे भारत व ब्रिटेन के बीच होती है। इसमें भारत का जो आईएनएस टावर है, टावर ने पार्टिसिपेट किया है। आईएनएस टावर के द्वारा पार्टिसिपेट इसमें किया गया है। और ये कहाँ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें जो आईएनएस टावर है उसके द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन किया गया है। अगला इसमें जो जॉइंट एक्सरसाइज है इसी को जैर अल बहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखिए सेकंड एडिशन का आयोजन किया गया, जैर अल बहर। तो पूछेगा जैर अल बहर सेकंड एडिशन का ये जो आयोजन हुआ ये किसके बीच आयोजन हुआ? तो यहाँ देखिए इंडियन नेवी, इन नेवी के बीच ये जॉइंट एक्सरसाइज होती है। तो भारतीय नेवी व कतर अमीरी नवल फोर्स, जो कतर की नेवी है उसी को कतर अमीरी नवल फोर्स के नाम से जाना जाता, के मध्य 9 से 14 अगस्त 2001 के बीच ये पर्शियन जो गल्फ है, पर्शियन गल्फ में इसका आयोजन किया गया है। तो ये आपके लिए पूछेगा कि जैर अल बहर नामक जॉइंट एक्सरसाइज किन के बीच होती है? तो इंडियन नेवी व दूसरी तरफ किसकी? तो इंडियन नेवी व दूसरी तरफ हमने आपको बताया कौन सी, कतर की नेवी के बीच इसका आयोजन किया गया। अब कुछ मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को जो स्पीच दिया गया उसमें कई सारी नई अनाउंसमेंट हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए निबंध में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको हमने यहाँ कलेक्ट करने का प्रयास किया है। आप अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसका प्रयोग आप निबंध के जो कीवर्ड हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। अभी आपको बताते हैं कैसे इनका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया उसी का नाम क्या है? प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स में आपके एग्जाम में पूछेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम को शुरू किया गया तो ये है क्या? ये नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत इसे शुरू किया गया। पहला पॉइंट यही हो गया कि जो प्रधानमंत्री गति शक्ति है इसे किसके अंतर्गत? तो नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि जो ये स्कीम है यह भारतीयों के जो करोड़ों भारतीय हैं उनके सपनों को पूरा करेगी। और इसके माध्यम से जो स्कीम है इसके अंतर्गत कितना पैसा खर्चा किया जाएगा? 100 लाख करोड़ रुपए से, कितना दोस्तों? 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इस स्कीम के अंतर्गत खर्चा किया जाएगा। तो इससे लाखों युवकों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के नए नए अवसर इसके अंतर्गत उत्पन्न होंगे। अगला जो गति शक्ति है या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है जो हमारे देश में होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगी की स्थापना करेगी और इसके माध्यम से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी होलिस्टिक पाथवे को इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनके बीच अभी तक जो कई ट्रांसपोर्ट के साधन हैं जैसे रेलवे, एरोप्लेन, उसके बाद आपका रोड्स, इनके बीच किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जो एक गति शक्ति स्कीम जो शुरू की गई है प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम, इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों के मध्य कोऑर्डिनेशन को भी स्थापित किया जा सकेगा। और इसके माध्यम से जो भी ट्रेवल यात्रा में आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है तो उस समय भी इसके माध्यम से कम किया जा सकेगा। और यह इंडस्ट्री जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित है उसमें उसकी उत्पादकता को भी इन्हेंस व इनक्रीज करेगी। और इस प्रकार जो गति शक्ति एक्सप्रेस स्कीम है इसके माध्यम से लोकल फॉर वोकल को भी प्रमोट किया जा सकेगा।
अगला यहाँ मोदी जी के द्वारा कई फिलासफिकल भी बातें की गई और कहा गया कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कैपिटलिज्म व सोशलिज्म सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। कुछ देश जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्री के जो देश हैं वो कैपिटलिज्म पूंजीवाद पर पूरी तरीके से आधारित हैं। वहीं चाइना व रसिया जैसे देश सोशलिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत किस पे जोर देता है? कोऑपरेटिज्म पे, सहयोगवाद पे भारत कोऑपरेटिज्म पे भारत के द्वारा बल दिया जाता है। और जब भी आपका कोई निबंध का टॉपिक आ जाए वहाँ पर आपका ये पॉइंट ले के आप जा सकते हैं कि विश्व के एक तरफ जहाँ कुछ देशों के द्वारा कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है अर्थव्यवस्था में, वहीं कुछ देशों के द्वारा सोशलिज्म को प्रोत्साहित किया जाता, किंतु भारत के द्वारा कोऑपरेटिज्म को प्रमोट किया जाता है। जो कोऑपरेटिज्म है यह भारतीय परंपरा व भारतीय मूल्यों के अनुकूल है। कोऑपरेटिज्म के अंतर्गत कलेक्टिव पावर पे बल दिया जाता है और जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था को भी क्या किया जा सकता? बूस्ट किया जा सकता है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि किसी एक पक्ष का लाभ दूसरे पक्ष को नुकसान करके लिया जाए, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कलेक्टिव पावर पर बल दिया जाए, यानी कि सामूहिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाए जिससे सभी राष्ट्रों को फायदा हो सके। भारत इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हमेशा से प्रोत्साहन देता आया है। तो जो कोऑपरेटिव्स हैं ये एक प्रकार का यानी क्या है? एक प्रकार का सिस्टम, ऐसा सिस्टम नहीं है जो पूरी तरीके से क्या रूल्स और नियमों पर क्या हो कसा हुआ हो, बल्कि इसमें स्पिरिट, कल्चर एंड कलेक्टिव ग्रोथ, सामूहिक समृद्धि के माइंड सेट पर आधारित है, पर बल दिया जाता है। कुल मिलाकर के सबका साथ और सबका विकास, जो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और एक नया मंत्र मोदी साहब ने शामिल कर लिया, सबका प्रयास, यानी हम सब लोग मिलकर इसमें प्रयास करें। तो उस दिशा में भी है। ये सब जो कीवर्ड हैं आप निबंध हुआ अन्य जो भी पेपर है उसमें इस्तेमाल करिए। फिर मोदी साहब ने जब 15 अगस्त 2021 को राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो भारत के कुछ महान जो समाज सुधारक हुए हैं, कुछ दार्शनिक व चिंतक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उनका भी उल्लेख किया। उन्हीं में से श्री अरबिंदो घोष भी रहे हैं, चूँकि 2022 में उनकी 150वीं क्या जन्मशती यानी जन्म शताब्दी पूरी हो रही, 150वां उनका बर्थ एनिवर्सरी है। तो उसी को मोदी जी के द्वारा उल्लेख किया गया कि अरबिंदो जो थे वो भारत के भविष्य का भारत कैसा होगा उसके लिए एक प्रकार का यानी भविष्य दृष्टा हैं। और उन्होंने कहा ही यूज्ड टू से दैट वी हैव टू बी एज पावरफुल एज वी वर नेवर बिफोर, यानी उन्होंने कहा कि अगर भारत अरबिंदो घोष के दर्शन को पालन कर लेता है तो जो हम कभी नहीं सोचे हैं उस रूप में भारत को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और भारत का लोहा विश्व के राष्ट्रों के मध्य दिखा सकते हैं, मनवा सकते हैं। वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स, वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स, वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स, मुझे अपनी आदतों को बदलना है। वी हैव टू री अवेकन आवर सेल्फ, मुझे अपने अंदर कि जो सोता हुआ मन है उसको फिर से जगाना होगा, तब ये सब हो पाएगा। तो इसको आप जैसे भारत 2050 में कैसा होगा इस टाइप का जो हाइपोथेटिकल इससे आता है तो वहाँ ये अरबिंदो घोष का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, फ्यूचर ऑफ इंडिया की जो बात अगर की जाए तो उसमें अगर स्वामी विवेकानंद का नाम ना आए तो क्या हो जाता है? बेईमानी हो जाती। तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम भी लिया और कहा कि फ्यूचर ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो इनका भी जो दर्शन रहा है वो फ्यूचर ऑफ इंडिया के लिए एक गाइडेंस का काम करता है। उन्होंने जो मदर भारती का कॉन्सेप्ट था यानी स्वामी विवेकानंद का उसका उल्लेख किया और कहा कि ट्राई टू लुक इनटू द पास्ट, ट्राई टू लुक इनटू द पास्ट, अतीत की ओर देखने का प्रयास करो, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके।
ड्रिंक द वाटर ऑफ एवर न्यू स्प्रिंग फ्लोइंग बैक देयर एंड आफ्टर दैट लुक अहेड। इन्होंने कहा कि भविष्य जो अतीत है उससे सीखो और भविष्य में आगे लगातार नित्य नई ऊंचाइयों पर बढ़ने की प्रत्येक भारतीय नागरिक को कोशिश करनी चाहिए। गो अहेड, आगे बढ़ो, गो अहेड, आगे बढ़ो एंड मेक इंडिया ब्राइटर ग्रेटर बेटर, और भारत को चमकाइए, महान बनाइए, ऊंचाइयों की ओर ले जाइए। दैन यूर जो अब है उससे लगातार भारत को आगे ले जाने के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अवर यूथ, मोदी साहब ने कहा, तो इसको आप बिल्कुल ज्यों का त्यों इन कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो, किसी भी पेपर में आ जाए। इन्होंने कहा कि जो हमारा यूथ है उसको इन्होंने कैन डू जनरेशन का नाम दिया। इस टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करिए, कैन डू जनरेशन। हमारा जो यूथ है, भारत की 65% से ज़्यादा आबादी यूथ है, वह ऐसी आबादी है जिसको कैन डू कर सकती है। इसको सही दिशा, अगर सही दशा व दिशा मतलब वातावरण इसको उपलब्ध करवा दिया गया और सही दिशा दे दी गई, तो भारतीय यूथ में वो क्षमता है, वो दक्षता है, वो निपुणता है, वो कुशलता है, वो क्षमता है कि ये कुछ भी कर सकने में समर्थ है। तो इसी को कैन डू जनरेशन भारतीय नवयुवकों को मोदी साहब ने कहा। एंड दे कैन अचीव एवरीथिंग दे सेट देयर माइंड। अगर वो मन में ठान लें तो उनके द्वारा, भारतीय नवयुवकों के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। आवर एक्शंस टुडे विल डिटरमाइन आवर फ्यूचर। हमारे जो एक्शंस हैं आज के, वह भविष्य कैसा होगा, हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। आवर टुडे विल सेट द थीम ऑफ आवर 100 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डे। जब हम 2047 में 100 साल आज़ादी के मना रहे होंगे, तो हमारा जो नवयुवक है ये तय करेगा कि भारत की दशा व दिशा कैसे होगी। फिर मोदी साहब ने कहा कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं फ्रूट्स ऑफ एक्शन, इन टर्मोलॉजी को आप इस्तेमाल करिए। फ्रूट्स ऑफ एक्शंस यानी कर्मा में, जो गीता में भी बताया गया, तो कर्मा में विश्वास करता हूँ, कर्म करने में विश्वास करता हूँ। आई हैव फेथ इन यूथ ऑफ माई कंट्री। मुझे अपने देश के युवकों में विश्वास है। आई ट्रस्ट द सिस्टर्स ऑफ कंट्री। मुझे अपने देश की जो बहनें हैं उसमें विश्वास है। डॉटर्स ऑफ माई कंट्री, मेरे देश की जो पुत्रियाँ हैं उनमें विश्वास है। फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री आर प्रोफेशनल्स ऑफ आवर कंट्री, इनमें विश्वास है। दिस कैन डू जनरेशन कैन अचीव एवरी अनइमेजिनेबल गोल। जिसको अकल्पित लक्ष्य हैं उनको भी, अगर ये जनरेशन जिसका भी नाम लिया गया, भारत के यूथ अगर ठान ले, तो उसको जो कल्पना कभी नहीं की गई उसको भी किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने जो 21वीं सदी है उसके बारे में कहा कि मुझे अपने सपनों को, मुझे अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना होगा। इसके लिए मुझे अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। इसके लिए एकजुटता की आवश्यकता होगी। इसके लिए जो स्पिरिट ऑफ नेशन है, ऑलवेज फर्स्ट, नेशन इज ऑलवेज, इसकी जो स्पिरिट ऑफ नेशन है, इसे सबसे पहले, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें देश की स्पिरिट को रखना होगा। तभी हम जो भारत के साझे सपने हैं, भारत के साझे लक्ष्य हैं, उसको पूरा किया जा सकेगा। तो यह समय है कि हम अपने साझे सपनों को पूरा करने के लिए साझे प्रयास करें और नित्य नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ते हुए पहुंचने की भारत के सभी लोगों के द्वारा साझी सहभागिता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इन लाइनों को आप इस्तेमाल करिए। अगला इसमें कुछ अन्य बातें की गई कि इंडिया आज क्या कर रहा है, उसका क्या विजन है इन्वायरमेंट में। तो भारत ने क्या सेट किया है कि 2030 तक 450 गीगावाट क्या करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का टारगेट यानी पूरा करने का प्रयास किया है, और जिसमें से 100 गीगावाट भारत पूरा करने की दिशा में अग्रसर है, यानी पूरा कर चुका है। इसके अलावा भारत में क्या क्या हो चुका उसके बारे में कुछ बातें की गई कि आर्टिकल 370 को क्या किया गया, इसको हटाया गया, एब्रोगेट किया गया, जीएसटी को लाया गया। इसके बाद जो भारत में जो टैक्स है, टैक्स में भी सुधार किए गए। इसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री
में वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया। राम जन्मभूमि का जो विवाद था उसको भी शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा चुका है। तो इन सब की बात इसमें की गई है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में अशांति उत्पन्न होती थी, खासकर त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में एक जनजाति जो ब्रू व रियांग, इसको लिख दे रहे हैं, ब्रू व रियांग, पूर्वोत्तर भारत में ब्रू व रियांग जो जनजाति थी, इनके मध्य समझौते को भी किया जा चुका है। इसके अलावा ओबीसी जो आयोग था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दिया गया। इसके अलावा बीडीसी व डीडीसी के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता के बाद पहली बार आयोजन हुआ है। तो ये सब इसमें बात की गई। इसके अलावा मोदी साहब ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि अब देश किस दिशा में है, तो ये मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, इसको ध्यान दिया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा। और दूसरा अनाउंसमेंट इन्होंने कहा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, व्हीकल जो पुराने वाहन हैं उनको हटाने की भी पॉलिसी शुरू की जाएगी। तो ये दो अब मिशन सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब हुआ कि एक क्षेत्र में अगर परिवर्तन किया जाए, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो इससे कई एक चक्र के रूप में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है उसी को सर्कुलर इकोनॉमी के नाम से जाना जाता। जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी है, इसके माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को भी बूस्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा अलग से मिशन सर्कुलर इकोनॉमी भी शुरू किया जाएगा। तो इनका आप इस्तेमाल मेंस में करिए। इसके अलावा भारत एकमात्र कहा जाए कि ऐसा देश है G20 में जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और या क्लाइमेट गोल्स यानी जलवायु के जो लक्ष्य हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, उसको भी पूरा करने की दिशा में लगातार सतत रूप से क्या अग्रसर हो रहा है। तो ये बातें यहाँ थी। इसके अलावा एक और इसमें पहल की गई है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए एक वैश्विक हब भारत बनाना चाहता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से तभी निपटा जा सकेगा जब ग्रीन जो हाइड्रोजन है के लिए एक वैश्विक हब बनाने में भारत के द्वारा प्रयास किया जाए। तो ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इन अमृतकाल, एक समय इसमें निर्धारित किया गया, उसी को अमृतकाल कहा गया कि अमृतकाल के अंतर्गत ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट को भी भारत के द्वारा पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। दिस विल नॉट ओनली हेल्प इंडिया, ये केवल भारत के लिए ही सहायक नहीं होगा टू मेक ए न्यू प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एनर्जी सेल्फ रिलायंस, बट विल आल्सो बिकम ए न्यू इंस्पायरेशन फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। जो क्लीन स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण है उसको भी पूरे विश्व में पूरा किया जा सकेगा। इससे अब ये टर्मिनोलॉजी का आप इस्तेमाल करिए, इससे जो ग्रीन ग्रोथ से हम ग्रीन जॉब की ओर भी क्या होंगे, नवयुवकों को ग्रीन ग्रोथ के माध्यम से ग्रीन जॉब भी उपलब्ध करा सकेंगे। इसके अलावा भारत के द्वारा 100% क्या इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी है उसको भी पूरा किया जा सकेगा। इंडियन रेलवे के द्वारा ये टारगेट सेट किया गया कि 2030 तक वह नेट जीरो कार्बन एमिटर के लक्ष्य को भी पूरा कर चुका होगा। तो ये 2030 तक जो भारत है उसके जो इंडियन रेलवे है उसने सेट किया है कि नेट जीरो कार्बन एमिटर यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसको भी जीरो तक पहुंचाना 2030 तक लक्षित किया गया है। अगला एक यहाँ मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, इसकी बात तो हमने कर ही चुके हैं। इसके अलावा इसमें मोदी साहब के द्वारा ब्लू इकोनॉमी, जो भारत का समुद्र है, समुद्री या जलीय अर्थव्यवस्था को प्रमोट करने का जो प्रयास किया जा रहा उसी को ब्लू इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत डीप ओशन मिशन में भी लगातार प्रयास कर रहा है और जो महासागर हैं, महासागर के अंदर असीमित संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए भी भारत के द्वारा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं, मिनरल वेल्थ है, यानी मिनरल वेल्थ जो समुद्र के अंदर छिपी हुई है, थर्मल एनर्जी है जो हम समुद्री जल में
जल्द से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें भी भारत के द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बार मेंस में क्वेश्चन भी आया था समुद्री संसाधन से, तो वहाँ ये सब भारत के प्रयास जो किए गए, पेपर उठा के देखिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन था समुद्री संसाधन पे, तो वहाँ डीप ओशन मिशन अगर पता होता तब आंसर आपका और अच्छा हो सकता था। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन आपको बताई दिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन है यह फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी अब भविष्य में आपको ग्रीन हाइड्रोजन पर जाना होगा अगर आपको एनर्जी पूरा करना। तो भारत के द्वारा एक क्या शुरू किया जाएगा, नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया जाएगा। इसकी अनाउंस मोदी साहब के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया कि भारत बहुत ही जल्द नेशनल हाइड्रोजन मिशन को शुरू करने वाला है। इसके अलावा कुछ डेटा की बात की गई, तो भारत को ग्रीन जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है क्यों शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर या स्वतंत्र नहीं है। वह एनर्जी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक साल 12 लाख करोड़ रुपये खर्चा करता है। कितना दोस्तों? 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ रुपये एनर्जी के क्षेत्र में खर्चा करता है। इसलिए ज़रूरत है कि एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत को क्या बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके अलावा इन्वायरमेंट का इशू बहुत ज्वलंत है, इसलिए ज़रूरत है कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को भी क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। अगर इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी होती है तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए जैव विविधता अथवा लैंड न्यूट्रलिटी यानी भूमि तटस्थता व जलवायु परिवर्तन या फिर वेस्ट साइकिलिंग, रिसाइकलिंग, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती इत्यादि को आगे बढ़ाने की क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो ये बात इसमें बोली गई है। इसके अलावा यहाँ कुछ और चर्चा की गई कि भारत में महिलाओं का भी सशक्तिकरण हो रहा है। किसके माध्यम से? तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो इसके लिए मोदी साहब ने क्या बताया कि भारत में 8 करोड़ से ज़्यादा जो बहनें हैं यानी सिस्टर्स हैं, यानी महिलाएं आप सीधे कहिए, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में से संबंधित हैं और उनके द्वारा टॉप एंड प्रोडक्ट का डिजाइन किया जाता है। तो इस आप ज्यों कहते हो ऐसे लिख दीजिए, टॉप एंड प्रोडक्ट्स का डिजाइन किया जाता है। और वर्तमान समय में इनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिसमें 8 करोड़ से ज़्यादा भारत की महिलाएं लगी हुई हैं, उनके प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर तक विश्व के बाज़ारों में पहुंचाने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया है जिससे इनका उत्पाद न केवल भारत में बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इस प्रकार भारत के द्वारा जो यह कदम उठाया गया है, यह वोकल फॉर लोकल का की दिशा में एक मंत्र साबित होगा। तो ई कॉमर्स के माध्यम से जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संलग्न हैं, उनके उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में व विदेशों में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। तो ये आपका प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा ये आपको बता ही चुके हैं कि इंडिया के द्वारा 12 लाख करोड़ रुपए खर्चा किए जाते हैं। इसके अलावा भारत के द्वारा कौन सी? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी शुरू किया गया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो मेक इन इंडिया के अनुरूप की दिशा में है। इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था की दशा व दिशा दोनों में क्या होगा, सुधार होगा। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो इससे जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको भी बूस्ट किया जा सकेगा। और इसमें बताया गया क्यों ज़रूरी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि भारत अगर 7 साल पहले की बात किया जाए तो मोदी साहब ने कहा कि भारत जो मोबाइल फ़ोन है उसका अगर निर्यात करता था तो उसे कितना खर्चा करना होता था, 8 बिलियन यूएस डॉलर, 8 बिलियन यूएस डॉलर इसे टोटल खर्चा करना होता था। अब ये घट करके कितना, 3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। अगर 7 सालों की बात की जाए तो ये 8 बिलियन यूएस डॉलर का आयात वो
मोबाइल फ़ोन्स में करता था, लेकिन भारत में ये दिखाता है कि मेक इन इंडिया निबंध आ जाए तो वहाँ इस डेटा का आप इस्तेमाल बाकायदा कर सकते हो। इसके अलावा मोदी साहब के द्वारा रक्षा क्षेत्र में भी एक प्रयास की बात की गई, जिसका नाम है कौन INS विक्रांत। इसके बारे में पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये भारत का पहला इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो पूछ लेगा INS विक्रांत क्या? ये भारत का इंडिजेनस स्वदेशी रूप से विकसित एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है। इसके अलावा इन्होंने जो अन्य बातें भी कही कि भारत में 75 वंदे भारत ट्रेन्स और चलाई जाएंगी, जो भारत के गांवों या कहा जाए भारत के प्रत्येक भूभाग को भी कनेक्ट किया जा सकेगा। तो 75 वंदे भारत ट्रेन्स और चलाई जाने की अनाउंसमेंट हुआ। इसके अलावा नए एयरपोर्ट को भी उड़ान योजना के अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्र में जो हैं उसको भी कनेक्ट किया जा सकेगा। तो ये प्रयास अगला होगा। इसके अलावा इसमें देखिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के द्वारा प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ 3 शब्द यूज हुए हैं, इनका आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, ऐसे आप इसमें इस्तेमाल करिए। कटिंग एज इनोवेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी या इसी को कटिंग एज इनोवेशन आप इसका प्रयोग किया जाएगा। और न्यू एज टेक्नोलॉजी, अब एक कीवर्ड आप जब साइंस टेक का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो वहाँ क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान उभरती हुई प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, भारत में क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां इस क्षेत्र में, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। जो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों, ये 2020 का PCS का पूछा गया क्वेश्चन है, आप पेपर उठा के देखेंगे। तो वहाँ जब आंसर लिखें तो उसमें कटिंग एज इनोवेशन व न्यू एज टेक्नोलॉजी ये आनी चाहिए कीवर्ड। तो इनका भी भारत इसमें भी काफ़ी प्रयास करेगा। इसके अलावा जन औषधि योजना के अंतर्गत जो गरीब व नीडी और ज़रूरतमंद लोगों को एफोर्डेबल जो मेडिसिन उपलब्ध कम कीमत पर वहनी कीमत पर दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, तो उसको भी इसमें बताया गया है कि भारत इसमें लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जो आयुष्मान योजना है उसके अंतर्गत जो 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इनमें से कितने 75,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को निर्मित किया जा सका है। अब ज़रूरत है कि ब्लॉक स्तर पर भी हॉस्पिटल का नेटवर्क बिछाया जाए, उसकी दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अब यहाँ मोदी साहब के द्वारा और एक अनाउंसमेंट किया गया जो आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हो कि क्या कहा गया कि जो चावल राशन की दुकानों पर उपलब्ध है, इस राशन को मिड डे मील में भी बच्चों को दिया जाता है। इस चावल में क्या किया जाएगा, 2024 में चावल को फोर्टिफाइड किया जाएगा, यानी इसमें जो अन्य प्रोटीन, विटामिन, मिनरल या फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है इसी चावल में मिला दिया जाएगा। तो उसी को फोर्टिफाइड चावल के नाम से जाना जाएगा और यह स्कीम 2024 से शुरू की जाएगी। इसके अलावा इसमें लद्दाख के बारे में बताया गया कि लद्दाख में अब पहले से जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, लद्दाख व जम्मू कश्मीर को यूटीज बना दिया गया, तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव यानी परिवर्तन देखा गया है और वहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने पर पूरा ध्यान फोकस किया जा रहा है। तो उसी में बताया गया कैसे, तो ये एक तरफ कहा गया कि जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो वहाँ पर बनी रहा, वहीं दूसरी तरफ यानी एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थानों पर भी बल दिया जा रहा है, जिनमें सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये लद्दाख में खोली जाएगी। पूछ सकता है कि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी हायर एजुकेशन को प्रोत्साहन देने के लिए, तो हायर एजुकेशन को प्रोत्साहन देने के लिए सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में या पूर्वोत्तर जो भारत है वहाँ पर
ह्यूज पोटेंशियबिलिटी है। किन क्षेत्रों में? पर्यटन के क्षेत्र में। अगर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे तसोकार, तसोमुरारी इस टाइप की झीलें हैं तो वहाँ पर यानी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता। इसके अलावा खेल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, हर्बल मेडिसिन जो हैं वह ऑयल पंप इन नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत व जम्मू कश्मीर में ये सब प्रमोट किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर प्रमुख रूप से यानी इन क्षेत्रों को बूस्ट करने पर अपना पूरा फोकस भारत को करना चाहिए। इसके बाद जो जल जीवन मिशन है इसको 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था। इसके माध्यम से पाइप के माध्यम से 2024 तक ये टारगेट रखा गया कि प्रत्येक घर में क्या किया जाएगा, जल उपलब्ध कराया जाएगा। मोदी साहब ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी 2 साल हुआ है जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने फैमिली को, तो यहाँ ये डेटा दिया गया कि 4.5 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा सका है, जो कि एक गौरवपूर्ण या भारत को गौरवान्वित करने वाला पल की याद दिलाता है। तो इसके बाद आगे आते हैं, अगला क्या? तो अगला फिर मोदी जी के द्वारा अन्य जैसे आपका दलित, बैकवर्ड क्लास, आदिवासी तथा पुअर परिवारों को जो रिजर्वेशन देने की बात की गई, रिजर्वेशन दिया गया, उसका याद दिलवाया, उनको पूरा फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा अब यहाँ जो गोल ऑफ अमृतकाल ये पूछा जा सकता है कि ये अमृतकाल क्या है? तो ये गोल ऑफ द अमृतकाल यानी अमृतकाल का लक्ष्य क्या है? टू असेंड टू न्यू हाइट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडिया एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यानी इसका अमृतकाल का लक्ष्य ये है कि भारत नित्य नई समृद्धि, शांति व नई ऊंचाइयों पर बढ़े और भारत के जो नागरिक हैं उनका भी क्या हो, उनका भी विकास हो। द गोल ऑफ अमृतकाल इज टू क्रिएट एन इंडिया। भारत को इस रूम में विकसित करना है कि लेवल ऑफ फैसिलिटी इज नॉट डिवाइडिंग द विलेज एंड द सिटी। यानी जो अमृतकाल है इसमें क्या क्या किया जाएगा? जो गांव व बीच के बीच की खाई है, गांव व शहर के बीच की खाई, उसकी खाई को पाटा जा सके और इसके बीच के गैप को दूर किया जा सके। कहने का मतलब हुआ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सुविधाएं शहरी क्षेत्र में तो पर्याप्त मात्रा में होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूता रहता है। तो इसको पाटने का प्रयास अमृतकाल के अंतर्गत किया जाएगा। फिर मोदी साहब ने कहा द गोल ऑफ अमृतकाल इज टू बिल्ड एन इंडिया वेयर द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर अननेसेसरली इन द लिव्स ऑफ सिटीजन। यानी नागरिक के जीवन को अनावश्यक रूप से भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा मोदी ने कहा अमृतकाल क्या है? ये अमृतकाल को भारत को उस रूम में बनाना है जहां विश्व की जो आधुनिक सुविधाएं हैं उसको भारत में उपलब्ध कराई जा सके। तो ये अमृतकाल अब समझ में आ चुका होगा। कुल मिलाकर के आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं, आधुनिक जो प्रौद्योगिकियां हैं, उनसे लैस करवाना अमृतकाल है। और अमृतकाल का जो समय रखा निर्धारित किया गया ये 25 साल। स्टेटमेंट दे देगा कि अमृतकाल 5 सालों के लिए नहीं, अमृतकाल 25 सालों के लिए निर्धारित किया गया है, क्योंकि ये समय 25 साल अब आपकी समझ में आ गया होगा। 2047 की बात हो रही है। अब 2047 में हम आज के बाद कितने 25 साल पूरा कर चुके होंगे। तो अमृतकाल 2047 का इंडिया कैसा होगा उसकी बात की गई है कि अमृतकाल में 2047 का इंडिया कैसा होना चाहिए। तो इसके पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक 14 अगस्त को एक विशेष दिवस के रूप में मनाने की भी मोदी जी के द्वारा 2021 में पहली बार अनाउंसमेंट किया गया। चूँकि 14 अगस्त को ही भारत व पाकिस्तान के रूप में एक विभाजन किया गया था, तो उसी को याद में क्या हर साल अब 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, इसी को हिंदी में बोलते विभाजन विभीषिका या स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 14 अगस्त को हर साल अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
तो ये आपका पूछ सकता है कि अब 14 अगस्त को किस रूप में मनाया जाएगा। तो ये आज का ये डिस्कशन हुआ। ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।